नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे हमारे राजनीति सिद्धांत का चैप्टर 5 अधिकार, यानी अधिकार क्या होता है। हम बात करेंगे कि किस तरीके से अधिकारों का कॉन्सेप्ट है वो राजनीति सिद्धांत के विषय के रूप में एक उपयोगी है। जैसा कि मैंने आपको अधिकार पढ़ा दिया था कॉन्स्टिट्यूशन की पुस्तक में, जो मूल अधिकार थे। अब यहाँ पर अधिकारों की थ्योरी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अधिकार सिद्धांत क्या होता है, अधिकारों की प्रकृति क्या होती है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अधिकार आखिर में क्या होता है, किस तरीके से अधिकार है वो व्यक्ति के लिए उपयोगी है। अधिकार क्या है, अधिकार कैसे मिले, अधिकार कौन कौन से अधिकार हैं वो हमें दिए गए, कौन कौन से अधिकार हैं, उन राइट्स की है वो हम बात करेंगे। एक हम बात करेंगे कि मानव अधिकारों का एक घोषणा पत्र हुआ था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर तले मानव अधिकारों का एक घोषणा पत्र है वो जारी होता है। तो उसको जैसे कहा जाता है मानव अधिकार, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन पेपर जिसको कहा जाता है 1948 के अंतर्गत है वह हुई। अब इसको समझेंगे कि अधिकार क्या है। आप देखोगे जैसे आप अक्सर मांग करते रहते हो कि साहब हमारा अधिकार है कि हमें अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, हमें अच्छे तरीके से हमारे लिए है वो सुविधा की जाए, चिकित्सा सुविधा की जाए या आवास की व्यवस्था हो, ठीक है, वो मूल अधिकार में बात की थी। अब आप जैसे मैं क्लास में आया तो आपने कहा कि सर हमें है वो राजनीति अच्छे तरीके से हमें पढ़ाओ, ये हमारा अधिकार है क्योंकि हम विद्यालय के अंतर्गत पूरी फीस वहन करने का काम करें, ठीक है, अधिकार। तो वह अधिकार क्या है, उस समय आप कहोगे कि साहब अधिकार है कोई दावा है जिसको अधिकार कहा गया। आप क्या करो, दावा करो हमें अच्छी तरीके से पढ़ाइए पॉलिटिकल साइंस, क्यों, क्योंकि हमें ये अधिकार है, हमने आपको फीस दी, ये अधिकार हो गया, तो ये दावा है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा दावा या विशेषाधिकारों की मांग करना किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति आप हैं, कोई वस्तु के लिए दावा या विशेषाधिकार करना अधिकार कहलाता है, विशेष मांग करना अधिकार कहलाता है। इसको सिंपल भाषा में आप सिंप्लीफाइड कीजिए। अधिकार का मतलब किसी व्यक्ति द्वारा विशेष वस्तु की मांग का दावा या विशेष अवसर की मांग करना अधिकार कहलाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति में कौन है, आप आगे, किसी व्यक्ति द्वारा विशेष वस्तु की मांग का दावा करना, क्या करना, दावा करना या विशेष अवसर की मांग करना अधिकार कहलाती है। ये साधारण परिभाषा आपको समझनी चाहिए कि कोई व्यक्ति है, आपने किसी वस्तु की मांग की, आप दुकान पर आपने किसी वस्तु की मांग की, जैसे आप राज्य से मांग कर रहे हो कि हम है वो राज्य से मांग करते हैं कि हमारी अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। ये क्या है, ये आप मांग का दावा कर रहे हो, आप बलपूर्वक कह रहे हो कि हमारा ये दावा है, हमें ये देनी पड़ेगी। या आप क्या करो, विशेष अवसर की मांग करो कि साहब शिक्षा संस्थान और जो नौकरियों के अंतर्गत हमें विशेष अवसर दो। क्या है ये हमारे अधिकार है। क्यों, क्योंकि साहब लंबे समय से हम है वो कहीं न कहीं इससे वंचित रहे, हमें अधिकार नहीं मिला, तो ये विशेष हमें अवसर है, उस विशेष अवसर की आप मांग करोगे तो क्या कहलाया जाएगा, आपका अधिकार कहलाया जाएगा। मैंने जब आपको मूल अधिकार पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि मूल अधिकार क्या। अब ये जो अधिकार शब्द है इसके पीछे आप सब जोड़ दीजिए एक मूल, आपके समझ में आ जाएगा कि आखिर में अधिकार की कहानी है क्या।
तो मूल का मतलब क्या हुआ? मूल का मतलब हुआ जरूरी, मूल का मतलब हुआ बुनियादी। अधिकार का मतलब सामान्य अर्थ होता है, अधिकार का अर्थ दावा या विशेष अवसर। विशेष अवसर, स्पेशल आप अवसर मांग रहे हो तो क्या है आपका अधिकार कहलाएगा। तो मूल अधिकार का यानी वे जरूरी या बुनियादी दावा, वे जरूरी या बुनियादी वस्तु का दावा, किसका है? वस्तु का या अवसर का, क्या है? दावा है। क्या कहलाया जाएगा? अधिकार कहलाया जाएगा। किसी जरूरी या बुनियादी अवसर का दावा क्या कहलाया जाएगा? किसी बुनियादी वस्तु या अवसर का क्या है? दावा है या विशेष अवसर है, क्या कहलाया जाएगा? आपका अधिकार कहलाया जाएगा। यह अधिकार निकल कर आया। तो अधिकार का सिंप्लीफाइड अर्थ यह हो जाएगा, सिंप्लीफाइड मीनिंग ये हो जाएगी कि साहब अधिकार का अर्थ किसी व्यक्ति के द्वारा विशेष वस्तु की मांग का दावा करना या फिर कोई विशेष अवसर की मांग करना अधिकार कहलाया जाएगा। जैसे आप लोगों ने मांग की, आपने है वो अधिकार का कि साहब हमारी मांग ये है कि हम है वो एक वातानुकूलित स्कूल के, वातानुकूलित विद्यालय के रूम में हमें पढ़ाया जाए, ये हमारा अधिकार है। तो ठीक है, हमने कहा बिल्कुल आपका अधिकार है ऐसा वातानुकूलित जो क्लासरूम होगा जिसमें आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें। तो ये वो आपका दावा था, आपने विशेष अवसर की मांग की और वह आपका विशेष अवसर ही आपका क्या है? अधिकार है। जैसे हमने मूल अधिकारों की बात की तो मूल का मतलब होता है जरूरी या फिर बुनियादी, और जरूरी या बुनियादी वस्तु का क्या है? जरूरी या बुनियादी वस्तु दो चीज है यहाँ पर, जरूरी या बुनियादी है वो क्या है? या तो वस्तु है और या फिर है वो अवसर है। अवसर का मतलब स्थिति है। जरूरी बुनियादी या वस्तु की आपने मांग की, जरूरी या बुनियादी वस्तु या फिर अवसर का है आपने क्या किया? दावा किया, क्या कहलाया जाएगा? आपका अधिकार कहलाया जाएगा। और कैसा अधिकार होगा? यह अधिकार मूल होगा, क्योंकि आगे आप सब देख रहे हो वो आपका जरूरी है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या है। और इस तरफ एक जो एक फोटो लगी हुई है, एक तस्वीर लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है द यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ करके एक संगठन बनाया गया था सितंबर 1945 के अंतर्गत। पूरे विश्व के देशों का ये एक शक्तिशाली संगठन है, सभी विश्व के देश इसके सदस्य हैं, तकरीबन 193 के आसपास हैं वो राष्ट्र इस संगठन के सदस्य हैं। इसलिए इसको कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी संयुक्त राष्ट्रों का एक संघ है, संयुक्त देशों का एक संगठन है। और इस संगठन ने मानव अधिकार हेतु है वो दिसंबर 1948 के अंतर्गत एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसको है वो मानव अधिकार ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन कहा जाता है, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। और उसमें व्यक्ति के लिए अलग अलग अधिकार लाने की बात है वो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में की गई थी। उन चीजों को है वो आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या है आखिर में अधिकार, क्या प्रकृति है अधिकारों की और किस तरीके से अधिकारों को एडॉप्ट किया गया, किस तरीके से अधिकारों को है वो जोड़ा गया। तो 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यानी सार्वभौमिक जो मानव अधिकारों की घोषणा पत्र है दिसंबर 1948 में आता है, जिसमें वी आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, सभी हैं वो जन्म से क्या है? समान है, सभी हैं वो जन्म से स्वतंत्र है। यानी ये जो बात है कि वी आर ऑल बॉर्न फ्री एंड इक्वल, हम सभी हैं वो जन्म से स्वतंत्र और प्राकृतिक रूप से, यानी प्राकृतिक अधिकारों की बात है। प्राकृतिक अधिकारों की बात, प्राकृतिक अधिकार वही आपके नैतिक अधिकार जो मूल अधिकार है कि हम सभी हैं वो जन्म से स्वतंत्र और समान है, इसलिए किसी भी तरह का है वो हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये अलग अलग अधिकारों का एक दिया गया था मानक है, उनको हमने वो संपूर्ण अध्याय के अंतर्गत देखाऊंगा किस तरीके से वो समानता का अधिकार दिया गया था, किस तरीके से लिव एंड सेफ्टी आपको सुरक्षित रहने का अधिकार दिया गया था, किस तरीके से वो मूल अधिकारों की बात की गई थी प्रत्येक के लिए,
तो उन सभी को किस तरीके से वैसी सुरक्षा का है वो राइट दिया गया, किस तरीके से है वो गवर्निंग पार्टिसिपेट आप हैं वो गवर्नमेंट के अंतर्गत है वो सहभागिता निभाए सरकार के अंतर्गत पार्टिसिपेट इन गवर्निंग जो प्रशासनिक कार्यों में आपकी है वो सहभागिता हो। ऑल में असेंबल पीसफुली यानी किस तरीके से है वो शासन के अंतर्गत है वो शांतिपूर्ण आपका योगदान हो। किस तरीके से इंक्लूडिंग रिलीजन की बात की गई, किस तरीके से है वो आपके संपत्ति के अधिकार की बात की। तो ये सारे के सारे जो राइट्स दिए हुए सारे के सारे जो अधिकार हैं वो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र में दिए हुए हैं। मानव होने के नाते एक अधिकारों का एक घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया था जिसमें सभी के लिए व्यवस्था की गई थी। उनको हम देखेंगे। सर्वप्रथम आप अध्याय के परिचय पर आ जाइए। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा है वो करते रहते हैं और लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हम वोट देने, राजनीतिक पार्टियां बनाने और चुनाव लड़ने जैसे अधिकारों की बात करते हैं। लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी कर रहे हैं और आमतौर पर स्वीकृत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, स्वच्छ वायु के अधिकार और सुरक्षित पेयजल के अधिकार का दावा जताया जाता है। जहां हम प्राय अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं वही हम सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध में भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी ये बात ये कह रहा है कि अक्सर हम अपने जो दैनिक जीवन में है वो बात करते रहते हैं कि जैसे एक लोकतंत्र देश है तो हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए, हमें राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार होना चाहिए, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। इस तरह से हम अलग अलग अधिकारों की मांग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि साहब हमें सूचना का अधिकार है कि सरकार क्या क्या कार्य आपने किया क्या नहीं किया, सूचना के एक्ट के तहत आपने वो मांग कर ली। आपने कहा कि साहब हमें स्वच्छ वायु मिले, ये हमारा मूल अधिकार है, तो स्वच्छ वायु का अधिकार है, सुरक्षित पेयजल का अधिकार है। ये सारे के सारे आपके सामाजिक है, चाहे राजनीतिक है या चाहे व्यक्ति के, वो अलग अलग अधिकार हैं, अलग अलग दावे आपने पेश किए कि हम व्यक्ति, हम नागरिक होने के नाते ये जो सुविधाएं हैं, ये जो विशेष अवसर हैं वो हमें मिले तो वो अधिकार ही आपके माने जाएंगे। उन अधिकारों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि वास्तव रूप में जो राइट्स हैं वो क्या हैं और किस तरीके से अलग अलग राइट्स की बात कही गई है, चाहे नैतिक, चाहे प्राकृतिक राइट्स हो, चाहे प्रकृति द्वारा दिए हो, फिर हम कहेंगे या फिर कोई नैतिक आपके राइट्स हो या कानूनी राइट्स हो। तो ये अलग अलग राइट्स का अपना कॉन्सेप्ट है, उनको आप विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं मसलन हम के अपने कैरियर चुनने और देश में बेरोक टोक यानी बिना रोक टोक के, बिना रोक के घूमने के अधिकारों की बात करते हैं। और तो और न केवल वैश्विक मनुष्य के लिए बल्कि बच्चों, गर्भस्थ भ्रूणों और पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा किया जाता है। इस प्रकार लोग विविध तरीकों से अधिकारों की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। यानी बात यह है कि हम अक्सर अपना कैरियर चुनने, नौकरी चुनने के लिए या फिर देश में हम कहीं भी घूमने के लिए, जाने के लिए, या फिर केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी अधिकारों की बात होती है कि पशुओं को लिए भी निश्चित रूप से उनको चारा है, उनको है वो खाद्य पदार्थ मिले। तो ये क्या, ये अलग अलग रूप में अधिकार हैं वो प्रस्तुत किए गए। उन अलग अलग अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है उनको हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में अधिकारों का है वो कहानी क्या है, क्या माजरा है अधिकारों का, उनको समझने की कोशिश करेंगे। प्रथम आपका जो बिंदु प्रथम हेडिंग है हमारा डिस्कशन का वो है अधिकार क्या है, राइट्स क्या है। उन राइट्स को देखोगे आखिर में ये ऐसी कौन सी चीजें जिन पर आप बार बार है वो मांग कर रहे हैं। तो अधिकार का मतलब ये हुआ मूल रूप से हकदारी। वही मैंने कहा था दावा पेश करना। आप क्या कर रहे हो, दावा कर रहे हो या हक जता रहे हो, किसी चीज के ऊपर हक जता रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने कहा कि सब मेरे पिता की संपत्ति है। पुत्री ने भी कहा कि मेरा भी हक है अपने पिता की जमीन में मैं भागीदारी लूं। तो ये क्या हुआ, यह आपका हकदारी है, यह आपने दावा किया, यह आपने मांग की उसके लिए। तो अधिकार मूल रूप से हकदारी या अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी सिंपल सी बात निकल कर आई कि अधिकार है, अधिकार हम कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के वह मूल रूप से हकदारी या दावा हो जिसका है वो औचित्य सिद्ध हो, जो एक तरीके से सही हो। औचित्य का मतलब वो क्या हो, सही हो। क्या कहलाए जाएंगे, अधिकार कहलाए जाएंगे। यानी अधिकार मूल रूप से व्यक्ति का दावा या हक है जो सही तरीके से उपयोगी हैं, अधिकार कहलाए जाएंगे। फिर अन्य आप देखो, अब अधिकार ये हैं तो इसकी परिभाषाएं अलग अलग आधार निकल कर आए, उनको आप देखिए, उदाहरण से समझिए कैसे अधिकार है।
पहला आधार निकल कर आया कि अधिकार, जो हमने कहा कि साहब अधिकार एक हक है या दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो, अधिकार कहलाता है। अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा एक ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो, अधिकार कहलाता है। कैसे कहलाता है इसको आप समझिए। आधार, अधिकार, तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखने का। अधिकार है वह मूल रूप से हक है, हकदारी है या दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो, यानी जो सही सिद्ध हो, आपका अधिकार कहलाया जाएगा। अब अधिकार कहलाया जाएगा तो इसके अलग अलग आधार हैं। हम 2-3 आधारों को पढ़ेंगे कि वास्तव में क्या चीज कह रही है। अधिकार उन बातों का द्योतक है। क्या है? द्योतक है, दावा है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। हम कहेंगे कि अधिकार का पहला दावा ये है, पहला आधार ये है कि अधिकार उनका द्योतक है, उन चीज़ों का जो दावा है कि मैं यानी कोई व्यक्ति और अन्य लोग हैं वो सम्मान के साथ गरिमापूर्ण जीवन जिए, इज्जत के साथ है वो अच्छा जीवन बसर करे, उसके लिए ये अधिकार क्या है, किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप उदाहरण के द्वारा समझोगे कि आजीविका का अधिकार, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अधिकार जरूरी है। लाभकर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए यह उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। यानी हमने कहा कि अधिकार उन चीजों का द्योतक है जिसमें किसी व्यक्ति और संपूर्ण समाज का सम्मान और गरिमापूर्ण वह जीवन जिए, और गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जिए तो उसके लिए क्या है, बुनियादी आवश्यकताएं, जैसे आजीविका का अधिकार है, या मैं सम्मानजनक जीवन जीऊँ, मेरा कोई है वो मेरा जो मान सम्मान है वो किसी भी तरीके से कम नहीं हो, या मुझे रोजगार प्राप्ति करने का अधिकार हो, या मैं आर्थिक रूप से है वो स्वतंत्र हूँ, किसी भी तरीके से है वो गरीब नहीं हूँ। तो ये क्या, ये ऐसी व्यवस्थाएं जिसके द्वारा व्यक्ति अपना गरिमापूर्ण, अपना इज्जत और अच्छी तरीके से जीवन जिए, तो उसके लिए अधिकार है वो आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना है वो व्यक्ति अपने अधिकार का कभी भी प्रयोग नहीं कर सकेगा। इसलिए ये चीजें आवश्यक हैं अधिकार के लिए। दूसरा अधिकारों का दावा क्या है? अधिकारों का दूसरा जो आधार ये है, यानी प्रथम आधार ये था कि साहब अधिकार इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति अच्छा तरीके से गरिमापूर्ण जीवन जिए, उसके लिए अधिकारों का होना जरूरी है। दूसरा दावा आधार ये है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। अधिकार एक ऐसी चीज है जो हमारी बेहतरी के लिए, हमारी भलाई के लिए आवश्यक है। किसके लिए? भलाई के लिए। हमारी अच्छाई के लिए आवश्यक है, अधिकार है वो बेहतरी के लिए है, इसलिए अधिकारों का होना जरूरी है। और ये क्या करता है, ये लोगों को उनकी दक्षता, लोगों को उनकी प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखोगे शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने का अधिकार करने में मदद करता है। हम उपयोगी कौशल प्रदान करें और जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौमिक अधिकार में माना जाता है। बहरहाल अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदायक है तो उसे अधिकार नहीं माना जाएगा। जैसे कहोगे कि उदाहरण के लिए आप कहोगे डॉक्टरी शोध, यानी डॉक्टरों के द्वारा निरंतर अनुसंधान से ये बात हो गया है कि नशीली दवाएं हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये चीजें व्यक्ति के लिए अधिकार पूर्ण नहीं हो सकती। यानी बात निकल कर यहाँ पर ये आई सामान्य शब्दों में कि हमारे जो अधिकारों के ऊपर दावा करने का, जो हमारे अधिकारों के ऊपर हकदारी का आधार ये है कि हम लोगों के यानी समाज के लिए अच्छे तरीके से जीवन जीने के लिए और अच्छे तरीके से अपनी प्रतिभा और दक्षता का विकास करें, उसके लिए अधिकार आवश्यक हैं। और हमने देखा था कि किस तरीके से शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति को मजबूत करता है। हमें वो किस तरीके से है वो एक दूसरे से वाद विवाद कर सकते हैं, तर्क शक्ति में कर सकते हैं, एक दूसरे से तार्किक दृष्टिकोण से है वो लॉजिकल रूप से बात करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम अपने जीवन के अंतर्गत कौशलता प्रदान करें, जीवन है वो कौशल को बनाने का काम करेंगे, कौशलता डेवलप होगी। और जो शिक्षा का अधिकार, इसे सार्वभौमिक अधिकार माना जाता है, क्योंकि सारे के सारे अधिकारों का रास्ता है वो कौन तय कर रहा है? शिक्षा का अधिकार का। यदि आप शिक्षित हैं, आप जागरूक हैं, तो आप अन्य अधिकारों के बारे में जानोगे, नहीं तो क्या है
भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको वास्तव में आप में जागरूकता नहीं है, आप अनपढ़ है, अज्ञान है, तो आप अधिकारों की परिभाषा कैसे जान सकोगे, आप कैसे मांग कर सकते हो। इसलिए हमने कहा कि जो हमारी बेहतरी के लिए है, दक्षता और प्रतिभा के लिए अधिकार आवश्यक है, और जिसमें हमने बात की कि शिक्षा का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयोगी है, क्योंकि सारे अधिकारों का रास्ता तय करने का काम शिक्षा का अधिकार कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा के अधिकारों को सार्वभौमिक अधिकार माना गया है। शिक्षा का अधिकार होगा तो सारे के सारे अधिकार व्यक्ति को अन्य अधिकार है बहुत ही सहज, बहुत ही साधारण रूप से प्राप्त हो जाएगा, और ये हमारे स्वास्थ्य कल्याण के लिए और उपयोगी है। इसलिए हम कहेंगे कि शिक्षा के अधिकार के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये शिक्षा का अधिकार महत्वपूर्ण है। फिर हम कहेंगे कि कोई अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की दक्षता और प्रतिभा का विकास करेगा, तो महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि साहब हमें नशीली दवाई है पीने का अधिकार दिया जाए, हमें शराब का सेवन करने का है वो अधिकार दिया जाए, या फिर अन्य तरह के अफीम है वो डोडे हैं ऐसी चीजें जो पीने का अधिकार, तो कहेंगे कि उनको अधिकार इसलिए नहीं कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि वे मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है, तो वो मानव के लिए उपयोगी है, इसलिए शिक्षा का अधिकार सार्वभौमिक है। और ये जो नशीली दवाएं हैं ये मानव के लिए हानिकारक है, इसलिए ये अधिकार है, उनको अधिकारों के दायरे में नहीं रखा जाएगा। यानी व्यक्ति की दक्षता और प्रतिभा को ये क्या कर रहे हैं, विकास करने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि व्यक्ति की दक्षता और प्रतिभा का इससे तो क्या होगा, हमेशा कम होगा। आप देख ही रहो जो अक्सर शराब का सेवन कर रहे हैं या फिर अफीम का इनका कर रहे हैं, तो उनकी हालातें वो बहुत ही कहीं ना कहीं खराब है, इसलिए हम इनको अधिकार के दायरे में नहीं रखेंगे। आगे बढ़िए, तीसरा हमारा दावा क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से वो अधिकार व्यक्ति के लिए उपयोगी है। तो मूलतः आपके दो दावे हैं, किसके लिए, अधिकार की आवश्यकता है। तो पुनः इसको आप एक बार देखिए कि अधिकार क्या है। आप कहोगे कि अधिकार है साहब किसी व्यक्ति के यहाँ दावा या हक है जो उसका पूर्णतः औचित्य सिद्ध करता हो, सही सिद्ध करता है, तो आप कहोगे कि साहब वह अधिकार कहलाता है। अधिकार वे दावे या हक जो औचित्य यानी सही सिद्ध करते हैं, अधिकार कहलाते हैं। जैसे पुत्री को पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अधिकार हो जाएगा कि अधिकार व्यक्ति के वे दावे या फिर हक है, वे दावे या हक हैं जो सही सिद्ध करते हैं, अधिकार कहलाते हैं। जैसे हमने कहा कि एक पुत्री को है वह भी अपने पिता की संपत्ति में समान हिस्सेदारी की अधिकारिणी है, उसे भी अपने जो भाई के समान उसे भी संपत्ति है वो मिलनी चाहिए। इसलिए हम सामान्य तौर से कहेंगे कि अधिकार है वो एक तरीके से दावा है या विशेष अवसर है जो व्यक्ति को उसका औचित्य सिद्ध करते हैं, उसको सही सिद्ध करने का काम कर रहे हैं, अधिकार कहलाए जाएंगे। तो ये आपके अधिकार की परिभाषा और दो दावे मैंने प्रस्तुत किए कि किस तरीके से अधिकार है वो व्यक्ति के बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। फिर दूसरा हमारा जो चर्चा का विषय है कि अधिकार आखिर में कहां से आते हैं, इनके सोर्स क्या रहे, अधिकार किस तरीके से प्राप्त होते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि साहब अधिकार है ये तो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर ने हमें दिए इसलिए कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। सोर्स क्या, कहां से आने का मतलब है कि अधिकारों का स्रोत, अधिकारों का कुछ लोगों ने कहा कि साहब अधिकार है वो राज्य कैसे दे रहा है, राज्य कैसे कटौती कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये अधिकार है वो हमें ईश्वर ने प्रदान किए, ईश्वर ने प्रदान किए। क्या प्रदान किया है?
तनिक विचार कीजिए। प्रदान ये किया है कि व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति ने गलत किया है तो उसको फांसी के दंड दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। कौन दे रहा है? राज्य दे रहा है, व्यक्ति दे रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ईश्वर प्रदान है, ईश्वर ने प्रदान किए हैं व्यक्ति को जन्म और मृत्यु है, वो ईश्वर निर्धारण करने वाला है, तो राज्य कौन होता है कि किसी व्यक्ति को प्राण दंड दे, उसे अपने शरीर देह से है वो नियस्त करे, उसको प्राण देने का काम करे। तो ये एक बड़ा विवाद का मसला है कि आखिर में किसी को मृत्यु दंड या फांसी की जो सजा दी जाती है, उस मामले में कहा कि किसी का जीवन हम नहीं ले सकते, आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हो, तो फिर आप जीवन लेने वाले कौन हो? इसलिए बात आई कि साहब अधिकार है वो ईश्वर ने प्रदान किए, ईश्वर प्रदत्त किए, इसलिए राज्य को कोई जो अधिकार छीनने का है वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आई कि साहब कुछ अधिकार है वो नैतिक अधिकार है जो समाज ने तय किए, और उन अधिकारों को है वो समाज के द्वारा समय समय पर परिभाषित किया, जिनकी लंबी परिपाटी रही वो अधिकार। तीसरे तरीके हमने अधिकार बात की कि साहब कुछ एक अधिकार ऐसे हैं जो कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, कानून ने आपको प्रदान किए, वे कानूनी अधिकार हो गए, और यदि उनका हनन हुआ तो आप क्या है, कानून का उल्लंघन या किसी भी तरीके से आप कोर्ट जा सकते हो, और राज्य आपकी यदि उनका उल्लंघन होता है तो राज्य उनका संरक्षण का काम करेगा, और यदि राज्य स्वयं उल्लंघन कर रहे हैं तो आप कोर्ट जाओगे। तब मैंने आपको बताया कि आपको मूल अधिकार दिया जा रहा है, ये आपको क्या है, कानूनी अधिकार है, आप कोर्ट जाओ, इनका उल्लंघन हो रहा है तो कानूनी अधिकार है। तो ये अलग अलग अधिकार निकल कर आए। ईश्वर प्रदत्त है यानी प्राकृतिक है, इस ईश्वर प्रदत्त को आप प्राकृतिक अधिकार भी कह सकते हो, प्रकृति प्रदत्त है इसको कहोगे प्रकृति प्रदत्त, प्राकृतिक अधिकार है। ये आपके टॉपिक आएगा अधिकारों के प्रकार, उसमें बताऊंगा, लेकिन ये सोर्स है, ये स्रोत है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप पानी पी रहे हो, आप पेयजल कहाँ से आ रहा है, तो आपने कहा सर हम कुएं से पानी लाए, या फिर तालाब का पानी है, या फिर है वो नदी से जल, तो उसी प्रकार अधिकारों का भी स्रोत है। तो कुछ लोगों ने कहा कि प्रकृति से अधिकार प्राप्त है, प्रकृति ने प्रदान किए, ईश्वर ने है वो जन्म और मरण ईश्वर के हाथ में, इसलिए राज्य को ये अधिकार नहीं होना। दूसरा कहा कि साहब नैतिक अधिकार है, समाज ने तय किए, इसलिए जिसका अधिकार समाज के पास में। तीसरी बात की साहब ये तय कानून ने किए हैं, इसलिए मूल अधिकार है वो कानूनी उल्लंघन होता है तो आप विशेष व्यवस्था के तहत मांग कर सकते हो। तो ये आखिर में कहाँ से आई, उन अधिकारों की हम देखते हैं विस्तृत रूप से कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार ये तर्क देते हैं कि अधिकारों की मांग है वो किसने की या कौन सी है और किन लोगों ने आखिर में की थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते हैं कि अधिकारों की मांग किसने की, और हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त है या नहीं। हमें जन्म से भी अधिकार प्राप्त है, परिणाम तो कोई व्यक्ति या शासक हमसे छीन नहीं सकता। और उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकारों का भी है वो चिन्हित किया है। यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी का जब दौर था, जब अलग अलग राजनीतिक सिद्धांतकार अलग अलग हैं वो विधिवेता, अलग अलग दार्शनिकों की जो मांग थी, उन लोगों ने एक अधिकारों के विषय पर विस्तृत चर्चा की, कहा कि अधिकार है वो आखिर में क्या है, किसने इन अधिकारों को दिया। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि कुछ हमारे लिए जो अधिकार हैं वे प्रकृति प्रदत्त हैं, वे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। और जैसे हम देखते हैं कि जन्म से ही वे अधिकार हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, कि व्यक्ति है वह जन्म से ही स्वतंत्र होता है। लेकिन एक रूसों की बात है कि समाज ने उसको बंधन के अंतर्गत डाल रखा, तो व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र है, उस पर किसी भी तरह का कोई बंधन है वो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या, ये एक प्रकृति प्रदत्त अधिकारों की बात हुई। और उन प्रकृति ने यदि हमें प्रदान किया है तो छीनने का अधिकार भी कौन है, प्रकृति रखती है, तो कोई व्यक्ति या शासक हमसे नहीं छीन सकता। और उन्होंने मनुष्य के लिए 3 तरह के प्राकृतिक अधिकारों की भी हैं वो बात की। उन्होंने कहा कि जीवन जीने का अधिकार है वो प्रकृति ने दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार प्रकृति ने दिया है, और संपत्ति हासिल करने का अधिकार भी प्रकृति ने दिया है। इन प्रकार ये क्या है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक अधिकार है, और इन अधिकारों से आप किसी भी को वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन जीने का अच्छे तरीके से जीने का अधिकार है, जीवन जीने का।
जीवन जीने का, यानी किसी भी व्यक्ति को मारने का काम राज्य नहीं करेगा और स्वतंत्र रूप से व्यक्ति कहीं पर है वो जीवन का बसर कर सकता है और अपने हैसियत के मुताबिक, अपने कर्म के मुताबिक, अपने काम के मुताबिक वह संपत्ति का भी अधिकार रख सकता है, उस पर राज्य का कोई भी दावा नहीं होगा। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से निकले हैं और हम इन अधिकारों का दावा करें या नहीं करें, लेकिन व्यक्ति होने के नाते हमें ये अधिकार प्राप्त है। और ये विचार है कि हमें जन्म से कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं, काफी शक्तिशाली अवधारणा है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि जो ईश्वर प्रदत्त हैं और उन्हें कोई मानव या शासक राज्य हमसे नहीं छीन सकते, यानी अधिकार हमें प्राप्त हुए। यानी आपने कहा कि साहब अधिकार कहाँ से आते, तो हमने कहा कि 18वीं और 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौर में अलग अलग राजनीतिक सिद्धांतकारों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए और कहा कि जो अधिकार है वो प्रकृति प्रदत्त हैं, ईश्वर ने प्रदान किए और ईश्वर ने प्रदान किए, इसलिए उन अधिकारों को कोई भी छीन नहीं सकता। ये नेचुरल राइट्स है, प्राकृतिक अधिकार है और उसमें उन्होंने 3 अधिकारों को विशेष रूप से माना कि सारे के सारे अधिकार है वो इन अधिकारों से निकल कर आए। जैसे आप कहोगे कि जीवन जीने का अधिकार है, प्रकृति ने प्रदान किया, फिर आप कहोगे स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार है, वो भी प्रकृति ने दिया, और व्यक्ति अपने कर्म के मुताबिक, अपने कार्य के मुताबिक संपत्ति अर्जित करे, वो भी है, वो प्रकृति ने प्रदान किया और सारे अधिकार इनसे निकल कर आए। इसलिए हम कहेंगे कि ये ईश्वर प्रदत्त अधिकार है और कोई राज्य या शासक हमसे छीन नहीं सकता और सारे के सारे अधिकारों का जन्म है वो आखिर इन अधिकारों से, प्राकृतिक अधिकारों से होता है। तो बात निकल कर आई अधिकार कहाँ से आए, तो अधिकार है ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति ने प्रदान किए, इसलिए राज्य इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह एक 17वीं और 18वीं सदी के राजनीतिक सिद्धांतकारों का मानना था। आगे बढ़िए क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाकारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया गया था। हाल ही के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द ज्यादा से ज्यादा मानव अधिकार शब्द का प्रयोग हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य लग रहा है और ऐसा मानना भी मुश्किल होता जा रहा है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने रचा है। अधिकारों की ऐसी गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा है। ठीक है, बात यहाँ पर ये दूसरे निकल कर आई कि साहब जो प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकारों का विचार का इस्तेमाल है वो राज्यों और सरकारों के द्वारा अपने स्वतंत्र शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया गया। यानी जो प्राकृतिक अधिकारों की एक बात आई, सभी ने कहा कि सब ये अधिकार है वो प्राकृतिक है, प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, लेकिन कालांतर में जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए हुए इन अधिकारों के अंतर्गत भी कुछ न कुछ है वो विरोध के स्वरूप है। कैसे कि आप देखोगे प्रकृति का अधिकार है वो तो कह रहा है जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, लेकिन उस जीवन जीने के अधिकार में एक व्यक्ति उठ करके दूसरे व्यक्ति को मारने का काम कर रहा है, तो क्या उसके जीवन जीने का अधिकार नहीं था? तब कहोगे साहब उसको जीवन जीने का अधिकार, लेकिन उस व्यक्ति को तो जीवन से उसने है वो पूरी तरीके से मारने का काम किया, जीवन से हाथ धो दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या, ऐसी स्थिति में बात यह आई कि कोई शासक या सत्ता है वो उस पर कंट्रोल रखे, नहीं तो किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ। तो उन्होंने कहा कि मानव होने के नाते उसे जीवित रहने का अधिकार था, इसलिए उसे प्राकृतिक अधिकार नहीं कहते हुए हम क्या कहें, मानव अधिकार कहेंगे, ताकि क्या है कि उसके अधिकारों के दायरे को वो एक निश्चित सीमा में बांध करें, उस पर राज्य अपना हक की दावेदारी प्रस्तुत करे, अन्यथा उन अधिकारों को वो विश्लेषित करना मुश्किल था। इसलिए हमने क्या किया कि उन प्राकृतिक अधिकार, उन नेचुरल अधिकारों की जगह मानव अधिकार शब्द का प्रयोग उचित करना समझा, क्योंकि मानव होने के नाते वो उसको अधिकार थे, नहीं कि प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए, क्योंकि प्रकृति के द्वारा प्रदान किए हुए अधिकारों को सही तरीके से एक विश्लेषित और उस पर जो एक सीमाएं रखना वो मुश्किल नहीं था। जैसे आप देखोगे, मैंने आपको बताया था हमारे संविधान के अंतर्गत एक मूल अधिकार था आपका संपत्ति का। मूल अधिकार क्या है? संपत्ति। संपत्ति का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति कितनी संपत्ति रखे उसका राइट है वो संविधान ने दिया। लेकिन आपको जानकारी होगी, मैंने बताया था कि किस तरीके से 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया 1978 में और इसको वो हमने हटा दिया गया। क्यों? आपने कहा कि साहब प्रकृति के द्वारा दिया हुआ था संपत्ति के अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो फिर राज्य कौन होता है कि जिसने 44वां संविधान संशोधन किया और उसको उठा के बाहर रख लिया कि ये अधिकार नहीं?
क्यों? क्योंकि इसलिए प्रकृति ने जो संपत्ति का अधिकार दिया था उसमें बात यह थी कि प्रकृति के द्वारा संपत्ति का दिया गया अधिकार समानता की बात कर रहा था कि सभी लोगों को है वो इन संसाधनों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन योग्यता और अयोग्यता का प्रमाण आ गया। जो लोग सक्षम थे, शक्तिशाली थे, उन लोगों ने है वो संसाधनों का ज्यादा यूटिलाइज किया और जो लोग हैं वो अक्षम थे वो उनसे वंचित हो गए। ऐसी स्थिति में इस अधिकार को हमें हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा था, प्राकृतिक अधिकार का नहीं। ये प्राकृतिक अधिकार था आपका, लेकिन ये मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। एक मानव होने के नाते दूसरे मानव को भी 2 जून की रोटी मिली, लेकिन संपत्ति का अधिकार एक अमीर होता जा रहा, दूसरा गरीब होता जा रहा, कोई व्यवस्था नहीं। तब उन्होंने कहा कि समानता आरोपित करनी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानव अधिकार का है वो प्रयोग करो। इसके लिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। तो ये भी बात यही जाहिर करती है कि प्राकृतिक अधिकारों की जगह बदलती हुई परिस्थिति में, क्योंकि हर बार के ईश्वर प्रदत्त किए हुए तो ईश्वर प्रदत्त अधिकार, क्योंकि आप जानते ही हो कि ईश्वर को परिभाषित करना भी मुश्किल। ईश्वर क्या है? तो जिस तरह से ईश्वर को परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसी तरह ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमने प्राकृतिक अधिकारों की जगह है वो मानव अधिकारों का प्रयोग करना उचित समझा, क्योंकि मानव होने के नाते कुछ उनके लिए अधिकार थे। तो वो मनुष्य ने एक दूसरे के अधिकारों को है वो तय किया, और सरकार और सत्ता जैसी चीजें जो उनकी रक्षा का काम करेगा। इसके लिए हमने प्राकृतिक की जगह मानव अधिकारों का इस्तेमाल किया। किस तरीके से मानव अधिकारों का घोषणा पत्र आएगा, डिक्लेरेशन आएगा, उसमें भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मानव अधिकारों हेतु क्या क्या काम हुआ। मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने के अधिकारी हैं। एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का हकदार है। इसका अर्थ यह है कि वह एक आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान है और कोई भी व्यक्ति दूसरे का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ। सभी मनुष्य आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रहने और अपने पूरी संभावनाओं को साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूद असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। यानी बात यहाँ पर यह आई कि मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता ये थी कि सभी लोग मनुष्य हैं होने के मात्र से सभी लोग या मनुष्य, सभी जो लोग हैं वो मनुष्य व्यक्ति होने के नाते कुछ अधिकारों के अधिकारी, उनको ये अधिकार मिलने चाहिए और एक मानव के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में उनको विशिष्ट सम्मान और विशिष्ट जो महत्व है वो मिलना चाहिए। क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि आप देखोगे आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान है और सभी के लिए एक जैसे अधिकार होने चाहिए। कोई अमीर है, कोई गरीब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी मनुष्य होने के नाते उनमें क्या चीज होगी, उनके लिए जो आप देखोगे कि अच्छा भोजन की व्यवस्था होगी, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, या आप देखोगे कि आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये प्रकृति प्रदत्त नहीं होकर एक मानव होने के नाते उनको ये सुविधाएं प्राप्त होना जरूरी है, अन्यथा व्यक्ति है वो अपना समुचित विकास नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ नस्ल, उनके साथ जाति, उनके साथ धर्म, उसके साथ लिंग के आधार पर है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए इनको हम मानव अधिकारों के रूप में परिभाषित करेंगे। साथ ही है कि अधिकारों की इस समझदारी पर संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र बना। जब आपने ये कहा कि सर जो बात आई थी प्राकृतिक अधिकार थे, उसकी जगह मानव अधिकारों का प्रयोग हुआ, तो उसके लिए क्या कार्य हुआ? तब हमने कहा कि मानव अधिकारों के लिए है वो एक घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ ने लाया। मानव अधिकारों का घोषणा पत्र ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन करके लाया था 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को कौन लाया? संयुक्त राष्ट्र संघ लेके आया। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है ये भी समझ लो। संयुक्त का मतलब है सभी का, राष्ट्र यानी देश और इनका संगठन, यानी विश्व के सभी देशों का एक संगठन बना हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। कब है इसकी? है वो 1945 में स्थापना हुई और इसमें 193-94 के आसपास देश है।
दक्षिणी सूडान करके 193 था, अभी 194 के आसपास इसमें राष्ट्र हैं वो सदस्य हैं इन संगठन के। तो ये संयुक्त राष्ट्र यानी सभी देशों का एक संगठन। उसके द्वारा एक घोषणा पत्र लाया गया था 10 दिसंबर 1948 को, जिसे मानव अधिकारों का, ये जो लिखी हुई लाइन है कि मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो पेपर लाए गए थे वो इस यूएन संस्था के द्वारा लाए गए थे। यह उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है कि जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्म सम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है। और जो ये मानव अधिकारों का घोषणा पत्र लाया उसका उद्देश्य था कि विश्व समुदाय को सामूहिक रूप से गरिमापूर्ण और अपने आत्म सम्मान की दृष्टि से अच्छी जिंदगी जिए, उसके लिए इन अधिकारों का होना जरूरी है। क्योंकि मैंने जब आपकी बात की थी उसमें कहा था कि किस तरीके से सभी के साथ में वो समानता होनी चाहिए, सभी मनुष्य है वो जन्म से ही स्वतंत्र हैं और समान रूप से हैं, तो फिर उनके साथ भेदभाव क्यों? उनको गवर्नेंस में हिस्सेदारी देनी चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी बात है वो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में बात कही गई है, जिनको मैं आगे विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। तो ये मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है वो लाया। कुछ चीजें हैं कि कुछ संघर्ष भी इसके तहत है, वो निरंतर संघर्ष के द्वारा इन अधिकारों के लिए जो कुछ दास प्रथाएं जैसी कुछ समस्याएं थी उनको भी इसके द्वारा समाप्त करने का काम किया, जो अपने आप में बड़ी ये सफलता का मानक था। कुछ संघर्ष भी सफल हुए, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, लेकिन कुछ अन्य संघर्ष भी अभी तक सीमित सफलता मिल पाई। लेकिन आज भी अनेक ऐसे समुदाय हैं जो मानवता को इस प्रकार परिभाषित करने के संघर्ष में लगे हैं जो उनको शामिल करते हैं। विविध समाज में ज्यों ज्यों नए खतरे और चुनौतियां उभरती आई त्यों त्यों उन मानव अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई और जिनका लोगों ने है वो दावा किया। मसलन हम आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की जरूरत के प्रति काफी सचेत हैं। इसमें स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, टिकाऊ विकास जैसे अधिकारों की मांग है वो कई। यानी जो मानव अधिकारों की जब बात आई तो उस समय दास प्रथा जैसी जो गंभीर समस्या थी उस गंभीर समस्या का भी उन्मूलन किया गया, समाप्त की गई और मानव जीवन में जो जो नए नए खतरे आए उनको मानव अधिकारों की सूची में डालते गए और व्यक्ति के लिए सार्वभौमिक बना दिए गए। जैसे कहा कि साथ प्राकृतिक पर्यावरण उसकी सुरक्षा करो, ये मानव अधिकार में शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण का यदि हनन हो रहा है तो आज देखोगे आप किस तरीके से हैं वो नियत समय पर बारिश नहीं हो रही, ज्यादा तापमान बढ़ रहा है, तो ये क्या, ये मानवता के लिए एक खतरा है। तो मानव ह्यूमन राइट्स की सूची में ये डाला गया कि सभी लोगों को ये आप उनका कानून करो या कुछ भी नैतिक तरीके से उन पर फोर्स डालो, प्रेशर दबाओ कि आप वो प्रकृति को बचाने का काम करो, आप ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने का काम करो, जो फिर स्वच्छ हवा मिले नागरिकों को उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए, शुद्ध जल मिले और टिकाऊ विकास हो। ये के सारे मानव अधिकारों की घोषणा पत्र के दावे के अंतर्गत हमने स्वीकार किए गए ताकि व्यक्ति अपना जीवन अच्छी तरीके से गुजार सके। फिर हमने ये भी देखा था कि युद्ध या प्राकृतिक संकट के समय है वो अनेक लोग, खासकर महिलाएं, बच्चे या बीमार जिन बदलावों को झेलते हैं उनके बारे में नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकार, बच्चों के अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों की मांग भी पैदा की और ऐसे दावे मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति नैतिक आक्रोश का भाव व्यक्त करते हैं और वे समस्त मानव समुदाय हेतु अधिकारों का प्रयोग करने और विस्तार के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान करते हैं। यानी इसके साथ साथ कुछ ऐसे हमने देखे कि जिस तरह से युद्ध या प्राकृतिक संकट की स्थिति आती है तो कुछ वर्ग जैसे महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ या बीमार लोग हैं उनको गंभीर समस्या का झेलनी पड़ती है, तो उनके लिए भी प्रॉपरली राइट्स में बात की गई मानव अधिकारों के अंतर्गत कि उनके लिए है वो आजीविका का अधिकार हो, बच्चों के लिए अधिकार हो, महिलाओं के लिए अधिकार हो, ताकि वे क्या कर सके, वे अपना अच्छी तरीके से जीवन को जीने का काम करें। तो ये मानव अधिकारों के दायरे के अंतर्गत लाया गया है, न कि प्राकृतिक अधिकार में, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों को परिभाषित और राज्य का निश्चित दायरे में लेना संभव नहीं है, इसलिए अलग अलग अधिकारों की हमने ये बात की। तो प्यारे बच्चों, मोटे तौर से हमने बात की थी कि आखिर में अधिकार क्या है और अधिकार है वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं और इन अधिकारों को प्राप्त करने के हमारे आधार क्या हैं, और फिर हमने समझे थे कि किस तरीके से प्रकृति ने है वो हमें अधिकार प्रदान किए हैं। तो जब प्राकृतिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट आया, प्राकृतिक जो राइट्स का कॉन्सेप्ट आया,
तब आखिर में वो राज्य के लिए जो ईश्वर प्रदत्त अधिकार हैं उनको उचित कितना ठहराया जाए, वो एक बड़ी समस्या थी। उसको कितना औचित्य ठहराया जाए, कितना सही सिद्ध किया जाए, किस तरीके से राज्य दायरे में लिया जाए, तो एक समस्या हुई। तो उसके बाद में उन्होंने मानव अधिकार का एक परिभाषित करने की कोशिश की, एक नए स्वरूप में डालने की कोशिश की कि उनको प्राकृतिक अधिकार की बजाय एक मानव होने के नाते, व्यक्ति होने के लिए अधिकार दिए जाए, तो उनको मानव अधिकारों में डालने की कोशिश की। उसके लिए 10 दिसंबर 1948 को मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व के सभी देशों का संगठन है, उसने एक ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो घोषणा पत्र है मानव अधिकारों का जारी किया, और उसमें मानव के लिए निहित अधिकार है वो चयनित किए गए कि व्यक्ति को भोजन का अधिकार होगा, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आवास का, स्वतंत्रता का, समानता का, ये सारे के सारे अधिकार है उन्होंने देने की बात की। इस प्रकार मोटे तौर पर आज की हमारी जो क्लास में है वो हमने अधिकारों के बारे में एक समझने की कोशिश की कि किस तरीके से अधिकार क्या होते हैं, अधिकार कैसे प्राप्त हुए, अधिकारों को प्राप्त करने के दावे क्या रहे, और किस तरीके से प्राकृतिक अधिकार और मानव अधिकार प्राप्त हुए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।